Welcome to my channel again, 142 episode, the interesting and interesting. सुबह के 8 बजे थे। आदित्य की नीली एम्बेसडर उनके घर के बाहर आकर रुकी। मृणाली अभी भी सो रही थी। मृणाली बैग छोड़कर अंदर चली गई। आदित्य ने पहले डिक्की खोलकर गौतम को चेक करने के बारे में सोचा। उसने एक बार मृणाली की तरफ देखा, वो घर के अंदर जा चुकी थी। आदित्य ने फिर आसपास देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आदित्य ने डिक्की खोली और जैसे ही डिक्की खुली, गौतम ने रेजर से आदित्य के हाथ पर मारा। आदित्य ने तुरंत डिक्की बंद कर दी। उसके हाथ से खून बहने लगा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पीछे से गौतम ने डिक्की को अंदर से ठोकना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। आदित्य ने हाथ को देखा, उसकी कोहनी के पास एक शार्प घाव था। उसने घाव को इग्नोर किया और आगे जाकर ड्राइविंग सीट से क्लोरोफॉर्म निकाला और उसे कपड़े में डाला। इसके बाद वो वापस डिक्की के पास गया और दूर खड़े होकर उसने डिक्की खोली। और इस बार भी गौतम ने रेजर को घुमाया, लेकिन आदित्य उससे दूर खड़ा था, जिस वजह से वो बच गया और उसने गौतम के हाथ को पकड़ा और क्लोरोफॉर्म सुंघाया। गौतम ने आदित्य के हाथ को काटने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर पाता इसके पहले ही क्लोरोफॉर्म ने अपना असर दिखा दिया और गौतम फिर से बेहोश हो गया था। आदित्य ने डिक्की से रेजर को निकाला और गौतम के हाथ फिर से बांधे और उसने पक्का किया कि वो दोबारा ना खुले। इसके बाद उसने डिक्की बंद की और घाव को देखने लगा। तभी मृणाली बाहर आई और उसने जैसे ही आदित्य की शर्ट पर खून देखा, वो उसकी तरफ दौड़ी और उसने घबरा कर कहा, ये कैसे हुआ आदित्य? तुम्हें तो गहरा घाव है, चलो डॉक्टर के पास चलो अभी। आदित्य ने घाव को देखा और मृणाली को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं है मृणाली, नॉर्मल घाव है, घर पर ही बैंडेज हो जाएगा, डोंट वरी। तुम बैग उठा लोगी क्या? मृणाली ने फिर गाड़ी में देखा और हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें यह लगा कैसे? आदित्य ने घाव से नजर हटाई और उस रेजर को दिखाते हुए कहा, यह बैग के पास सीट पर पड़ी थी, जब बैग उठाने लगा तो मुझे लग गई। मृणाली ने बैग उठाया और उसे अंदर लेकर जाने लगी। उसके बाद आदित्य ने अपने घाव पर अपना रुमाल बांधा और गाड़ी को लॉन के अंदर पार्क किया। आदित्य जानता था कि वो अब इसे अपनी गाड़ी में नहीं रख सकता और उसे नई जगह ढूंढनी होगी। वो गाड़ी से बाहर निकला और उसकी नजर दरवाजे के बाहर गार्डन पर पड़ी। उसके मन में कुछ दौड़ गया। उसने सोचा कि अगर वो कहीं से एक मजदूर लेकर आएगा जो उसके लिए एक गड्ढा खोदेगा और उसके बाद वो उसमें गौतम को बंद कर देगा, फिर वो उस पर एक जाली लगाएगा और उस पर हरी हरी घास बिखेर देगा। इतना सोचकर आदित्य घर में घुसा। उसे अब बस मृणाली के ऑफिस जाने का इंतजार था। आदित्य अंदर घुसा और मृणाली ने ट्रॉली बैग को हॉल में रख दिया। वो वापस आदित्य के पास आई और उसके घाव को देखने लगी और उसने कहा, आदित्य, इस पर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, तुम डॉक्टर के पास जाओ। नहीं मृणाली, इतना गहरा घाव नहीं है, आदित्य ने उसे कहा। मृणाली आदित्य की बात सुने बिना ही जल्दी से ऊपर कमरे में गई और अंदर से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। इसके बाद उसने आदित्य को सोफे पर बैठने के लिए कहा। आदित्य जानता था कि इस वक्त में मृणाली की बात सुननी ही होगी। वो बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। उसके बाद मृणाली ने उसके घाव को साफ किया, जहां अभी भी हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। मृणाली ने ब्लड को साफ किया और उस पर कॉटन रखकर पट्टी करना शुरू कर दी। तभी आदित्य ने पूछा, मृणाली, तुम ऑफिस जाओगी? मृणाली ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कहां जाओगी? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। तब मृणाली ने थोड़ा हकलाते होकर पूछा, अमित और ट्विंकल को कौन छुड़वाएगा? तुम? मृणाली पुलिस सुन के कहने पर चलती है। वो चाहे तो किसी को भी मार सकते हैं और कानून और प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आदित्य ने कहा। मृणाली पट्टी बांध चुकी थी और वो फिर कुछ और देर आदित्य को देखती रही। उसकी आंखों में डर था कि जब ये लोग इतने खतरनाक हैं तो आदित्य इनसे क्यों उलझता है, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद क्या करेगी? आदित्य उसकी आंखों में ये सब देख पा रहा था। आदित्य ने अपना हाथ मृणाली के गाल पर रखा और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तब उसने बड़े प्यार से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा मृणाली, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस पूरी दुनिया से भी मुझे लड़ना पड़ा तब भी मैं जीत कर ही घर लौटूंगा। मुझे मेरी मृणाली से ज्यादा प्यारा कुछ और नहीं। और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूं कि एक दिन आएगा जब हम सारी लड़ाइयों से दूर चले जाएंगे और किसी पहाड़ के पास अपना घर बनाकर सुकून से रहेंगे। बस अभी कुछ वक्त की बात है। मृणाली अभी भी आदित्य को देख रही थी। उसकी आंखों से चिंता कम नहीं हुई थी। तभी आदित्य खड़ा हुआ और उसने कहा,
चलो अब तुम रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूं। नहीं आदित्य, मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। मैं ऑफिस में ही कुछ मंगवा लूंगी, और अगर ज्यादा काम नहीं हुआ तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जल्दी वापस आने वाली बात पर आदित्य थोड़ा सा असहज हुआ और उसने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। इसके बाद मृणाली अपने कमरे में रेडी होने चली गई और आदित्य सोफे पर आराम करने के बहाने मृणाली के जाने का इंतजार करने लगा। वो सोच ही रहा था कि मृणाली के जाते ही वो वजीर से बोलकर कुछ लोग मंगवा लेगा जो उसकी गड्ढा खोदने में हेल्प कर देंगे। बाद में वो अकेला उस गड्ढे में गौतम को छुपा देगा। कुछ देर के बाद मृणाली रेडी होकर नीचे आ गई। उसने आज जाने से पहले आदित्य को हक किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। आदित्य ने उसे बाहर तक छोड़ा और जैसे ही मृणाली की कार उसकी नजरों से दूर हुई, आदित्य के शरीर में फुर्ती आ गई और उसने तुरंत वजीर को फोन किया। उसके फोन उठाते ही आदित्य ने कहा, हेलो वजीर, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरे घर पर किसी माली को भेज सकते हो? कुछ देर वजीर की आवाज नहीं आई। तब आदित्य ने दोबारा कहा, हेलो हेलो वजीर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ आदित्य, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी बख्शी सर का फोन आया था और उन्होंने मुझे आपके बारे में बात करने के लिए बख्शी विला बुलाया है, और अभी के लिए उन्होंने सबको आपसे जुड़ने या बात करने से मना कर दिया है। कुछ देर फोन पर सन्नाटा रहा। फिर वजीर ने कहा, आदित्य जी, आपने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? आदित्य अपने थॉट से बाहर आया और उसने तुरंत कहा, नहीं वजीर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और तुम चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। सॉरी आदित्य जी। इतना कहकर वजीर ने फोन काट दिया। आदित्य सोफे पर बैठ गया। उसके लिए वक्त अब और भी धीमा पड़ गया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसे वजीर ने किसी काम के लिए मना किया हो, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। आदित्य को भी समझ नहीं आया कि उसे बख्शी सर ने मना क्यों किया होगा। आदित्य ने घड़ी की तरफ देखा, 10 बज चुके थे। उसे 11 बजे बख्शी विला जाना था। 1 घंटे में गड्ढा खोदना नामुमकिन था। आदित्य ने तय किया कि वो गौतम को उसी कबर्ड में रखेगा जिसमें उसने शेल को रखा था। इतना सोचकर आदित्य खड़ा हुआ और गौतम को गाड़ी की डिक्की से निकाला। गौतम अभी भी बेहोश था। आदित्य ने उसे कंधे पर उठाकर कबर्ड के अंदर बंद कर दिया। मृणाली किसी भी वक्त ऑफिस से आ सकती थी और गौतम पर क्लोरोफॉर्म का असर कभी भी खत्म हो सकता था। आदित्य कबर्ड के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे होश में आने के बाद भी गौतम शांत रहे। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य को फर्स्ट एड बॉक्स याद आया। वो तेजी से नीचे गया और बॉक्स लेकर ऊपर आया। उसने उसमें से सफेद पट्टी निकाली और गौतम के मुंह पर लपेटना शुरू कर दी। इसके बाद उसने उसके हाथ पैर दोबारा रस्सी से बांधे और ये पक्का किया कि वो खुले नहीं। आदित्य अब रेडी था बख्शी विला जाने के लिए। उसने जाने से पहले अपना मैजिक फ्रूट खाया ताकि उसे आज लड़ना भी पड़े तो वो पूरे तरीके से तैयार रहे। कुछ देर बाद वो अपनी ब्लू एम्बेसडर लेकर बख्शी विला के लिए निकल गया। वहीं मृणाली जब ऑफिस पहुंची तो उसे देविका कहीं भी नजर नहीं आई और ना ही शारदा। वो अपने कैबिन में सेटल हुई और उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। जब वो अंदर आई तो मृणाली ने उससे पूछा, शारदा मैम कहाँ हैं? अभी कुछ देर पहले ही शारदा मैम और देविका मैम कहीं कार से गए हैं। उनके साथ आपके पापा भी हैं। मृणाली को समझ नहीं आया कि अचानक से ये तीनों कहां चले गए। उसने देविका को कॉल करने के बारे में सोचा और अपना फोन निकालकर उसे कॉल किया। देविका ने जब फोन उठाया तब मृणाली ने कहा, हेलो देविका, तुम माँ पापा के साथ कहां गई हो? दीदी आप वापस आ गई? देविका ने पूछा। उसकी आवाज में एक परेशानी थी। तभी मृणाली ने पूछा, देविका सब ठीक तो है? दीदी, मुझे माँ ने कहा कि उन्हें अर्जेंटली बख्शी विला बुलाया है, इसलिए उन्होंने मुझे और पापा को भी साथ आने के लिए कहा। इससे पहले कि देविका कुछ कहती, फोन पर पीछे से शारदा की आवाज आई, देविका अपना फोन काटो, तुम्हें हर किसी को अपनी हर चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है। माँ वो हर कोई नहीं है, वो मेरी बहन है, देविका ने इरिटेटेड वॉइस में जवाब दिया। इतने में देविका का फोन शायद किसी ने छीना और फिर डिस्टरबेंस की आवाज के बाद फोन कट गया। मृणाली को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ है। एक तरफ आदित्य भी बख्शी विला जा रहा था और उसके पेरेंट्स भी। तभी मृणाली के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। मृणाली ने कुछ देर देखा और फिर फोन उठाया। उस तरफ से आवाज आई, हेलो
मृणाली, आई होप यू आर डूइंग ऑसम। मृणाली को आवाज समझ नहीं आई। तभी उसने पूछा, हु इज दिस? मृणाली, मैं सुशील, अनामिका का चाचा। सुशील का नाम सुनकर मृणाली डर गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? यू कांट कॉल मी। इसी बात से सुशील को हंसी आ गई और उसने कहा, मृणाली जी, आप तो मुझे मत बताइए कि व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट डू। वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अनुराग को है। इतना सुनते ही मृणाली को गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? सुशील फिर हंसा और उसने कहा, मृणाली शंकर, आदित्य शंकर की इकलौती बीवी। ये कॉल आपको बख्शी विला में इनवाइट करने के लिए किया गया है। आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल है और आपका प्रेजेंस हमारे लिए वैल्यूएबल है। आई होप आप जरूर आएंगे। इसके बाद कुछ देर फोन पर सन्नाटा रहा और फिर फोन कट गया। मृणाली अपनी कुर्सी पर बैठ सोच में पड़ गई कि उसे बख्शी विला जाना चाहिए या नहीं। वो ये सोचते सोचते अपने नाखून खाने लगी और उसके मन में जाने की क्यूरियोसिटी भी आई और नहीं जाने का दृढ़ निश्चय भी। Thanks for hearing. Thank you very much.